बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज में 3D जो शेप्स हैं उसके बारे में कंसेप्ट है यहाँ पे। गो के इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन आसान है। अगर इसको कंसेप्ट के साथ देखेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। इसमें एक फिगर दी हुई है जिसके ये सारे वर्ड्स के नाम दिए हुए हैं, ए से लेके एच तक, ABCD, ठीक है ना, फिर EFGH। अब इसमें देखिए कि जिस तरह आपको जो कॉमन चीज़, जिसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, माचिस, ठीक है ना, आग जलाने के काम आती है, उस टाइप का ये क्यूबाइड्स है। इसके 6 फेस होते हैं। टॉप पे जो ऊपर का होता है, फिर नीचे बॉटम, इस तरह इसका जो लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर ये फ्रंट साइड और फिर इसकी बैक साइड, ठीक है ना। इसमें कैलकुलेट करना है CF। ये जो रेड कलर में लाइन है ना, ये हमने मालूम करनी है। तो अगर इस फेस को देखा जाए, जो इसका फेस राइट साइड पे है, CGFB, ये वाली साइड जो है, इसके अंदर अगर हम इसको एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल के अंदर हमें अगर, क्योंकि ये क्यूबाइड है, तो इसमें हमें इसकी अगर 2 साइड मालूम हो तो फिर भी हम थर्ड साइड मालूम कर सकते हैं, या फिर एक साइड और एक एंगल मालूम हो तो फिर भी हम इसकी जो साइड है ना, जो सेकंड साइड, वो मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो इसका फेस है, फेस जो इसका ये वाला फेस है, साइड जो है ना, इसमें सिर्फ हमें एक साइड मालूम है। तो लेकिन अगर हमें एक साइड और मालूम हो जाए तो हम ये जो CF साइड है ना, ये जो इसका डायगोनल कह लें, या ये जो लाइन है C to F, ये हम आराम से मालूम कर सकते हैं। इसमें जो हमें हिंट दिया हुआ है कि इसकी ये जो लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर है। एक ये एंगल दिया हुआ है, ये बैक फेस के ऊपर है, ये H, ये F, H और G, ये एंगल 30 डिग्री है। तो इसके क्योंकि इसमें जो अपोजिट साइड होती हैं या अपोजिट जो फेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर ये फ्रंट वाला जो फेस है इसका है AD, ABCD, जो इसकी लेंथ विड्थ इसकी है, वही इसके जो बैक साइड पे फेस है, ठीक है ना, EFGH, उसकी भी वही है। अगर इसकी इस साइड की जो लेंथ है 24 है, तो इसकी ये जो बैक साइड का फेस है H से लेके G तक, ये भी 24 सेंटीमीटर ही है। तो इस वाली ट्रायंगल को जो हम FHG है, इसको अगर हम देखें, इसमें अगर हमें एक साइड और एक एंगल मालूम हो तो इन दोनों की हेल्प के साथ हम इसकी ये जो साइड है ना FG, ये मालूम कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये वाली साइड आ जाएगी FG, तो फिर हमें इस वाली ट्रायंगल में अगर 2 साइड मालूम होगी तो हम इसकी थर्ड साइड भी मालूम कर लेंगे, जो कि हमने मालूम करनी है। अब इस क्यूबाइड्स को मैंने आपको समझाने के लिए पेज के ऊपर ड्रा किया है, और ड्रा करना मेरे लिए इतना इजी नहीं था। जिन बच्चों की ड्राइंग होती है वो अच्छी होती है, वो इजीली ड्रा कर लेते हैं। ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। वरना बुक में हमारे सामने या क्वेश्चन पेपर सामने होगा ना, वहीं से देख के हमने इसको सॉल्व करना होता है। अब ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा, क्योंकि हमने जैसे ये वाले फेज़ में जो ट्रायंगल मान रही है FGC, इसको जैसे भी नाम बोल लें, इसमें ये हमने रेड वाली जो है इसका डायगोनल कह लें, इस वाले फेस का, वो मालूम करना है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हमारे पास इसमें ये, क्योंकि जो क्यूबाइड्स है ना, इसमें जो तमाम जो साइड्स है ना, ये जो इसका वर्टिस है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है। ये भी आपने याद रखना है, जो वर्टिस के साथ एंगल है वो 90 डिग्री है सारे, ये वाले ये सारे, ठीक है। तो इसका जो फेस होता है ना, वो रेक्टेंगल शेप में हो सकता है या फिर स्क्वायर शेप में हो सकता है। अब इसके लिए हमें ये वाली साइड मालूम करनी है। तो लेकिन जब एक साइड ही दी हो तो उसे एक साइड से ही हम दूसरी साइड मालूम नहीं कर सकते। एक साइड के साथ साथ हमें या तो दूसरी साइड मालूम हो, या फिर एक साइड के साथ दूसरा कोई एक उनमें से एंगल मालूम हो। तो इसके लिए हमें इस स्टेप पे आने के लिए ना, इसके टोटल दो स्टेप्स हैं। ये जो इसका बैक फेस है, इसके ऊपर देखें कि ये 24 है, तो ये वाली इसकी जो अपोजिट साइड है ये भी 24 है। इस वाली ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल कौन सी है, FG और H,
ये वाली एफ जी और एच, ये एंगल की लाइन जा रही है। इस वाली ट्राइंगल में हमें एक एंगल मालूम है और एक हमें साइड मालूम है। एक एंगल और एक साइड से हम ये वाला जो साइड है ना, ये इस ट्राइंगल की ये वाली एफ जी साइड है, ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एंगल के जो अपोजिट साइड है ना, ये क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ होती है ना, वो वाला फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। इसकी अगर आप इस वाली ट्राइंगल की अलहदा से शेप बनाएं, ऐसे करके बनेगी ये, इधर एच है, इधर जी है और ये एफ है। इसमें ये एंगल 30 डिग्री है और ये 24 सेंटीमीटर है। तो ये हमने मालूम करना है। इसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस ये किसके इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में? ठीक है ना, ये होता है जो टैन के, यानी कि टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वो वाला यहाँ पे जो रेशो है या फार्मूला कह लें, वो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। टैन का फार्मूला लिखा, इसमें थीटा यानी जो एंगल था 30 डिग्री, इसमें एफ जो परपेंडिकुलर एफ जी है और बेस इसका जो नीचे वाली साइड है वो बेस एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। 24 है, जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो रह गया इधर ही, ये इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट करें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर से सिंपल आप इसको लिखें। ठीक है ना, और आंसर आपका डेसिमल में भी आ सकता है और इस तरह स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी आ सकता है, 8 × 300। आप इसको डेसिमल में भी कर लें, ये 13.856 करके आ रहा है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके ये कर लेंगे। तो ये इसकी ये वाली साइड आ गई एफ जी, ये आ गई 13.86। अब हमने इस वाली ट्रायंगल के अंदर एफ जी सी, इस वाली ट्रायंगल के अंदर दो साइड गिवन है, तो ये थर्ड साइड मालूम करनी है जो कि हमारी रिक्वायर्ड साइड है। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर जो इसका ये फेस था एफ जी सी, उसको जब हमने सॉल्व किया, ये मैंने वो उसकी लहदा से भी इधर फिगर बना दी है। तो इसमें हमें दो साइड गिवन है, ये क्योंकि इसके वर्टिस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, ये राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके अंदर जब दो साइड दी हों तो तीसरी साइड मालूम करनी हो, तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है, या उस थ्योरम के अंदर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 90 के अपोजिट साइड जो होती है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, वो हमारा सी एफ है। किसी इसमें पाइथागोरस थ्योरम में जिसको मर्जी आप ए और बी कह सकते हैं। एक साइड ये होगी, दूसरी साइड ये होगी, इनका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, दोनों का प्लस किया, ये हो गया। अब क्योंकि हमने सी एफ साइड मालूम करनी थी, तो ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर लिया। तो कैलकुलेटर से करना, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और इसका स्क्वायर रूट किया, तो ये 16.00 समथिंग आता है। तो इसको राउंड फिंगर में 16 सेंटीमीटर ही कर लिया। तो ये हमारी वो रिक्वायर्ड लेंथ आ चुकी है सी एफ की, जो हमने मालूम करनी थी, 16 सेंटीमीटर। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये एक जो फिगर दी हुई है, इसमें जो एंगल ए सी एफ ये मालूम करना है। इसमें यह है कि ये जो एंगल है ना, ये ए की प्लेन में नहीं है, ये 3D शेप है। अगर सीधा हो ना, ए की पे ऐसे हो, तो फिर तो उसको मालूम करने का मेथड और होता है। ठीक है ना, ये एंगल क्योंकि साइडें तो इसकी मालूम है, ये एंगल मालूम कर लेंगे, ये 9 है तो ये भी 9 है, ये दोनों साइडों से हम ये वाला एंगल मालूम कर लेंगे, और 90 और 90 180 में से ये दोनों माइनस कर देते तो बाकी ये आ जाने थे। लेकिन अगर ये उस वक्त था जब ये सेम प्लेन में होते, लेकिन क्योंकि ये 3D शेप है, इसमें जैसे नहीं ये कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर ऐसे सीधा नहीं है, ये ऐसे है, ये एंगल ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ऐसे है, अंदर को मुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये साइड उधर को जा रही है, ये साइड इधर है, कॉर्नर है ना, कि जैसे आप समझे कि माचिस होती है, उसका ये एक साइड है, ये उसकी दूसरी साइड है। इसलिए इसका मालूम करने का मेथड जो 2D शेप होती है उससे डिफरेंट है। इसमें ये जो ट्रायंगल है, इसमें इस ट्रायंगल का की दो साइड दी हुई हैं, तो हम इसका जो इस वाली ट्रायंगल का ये डायगोनल बार है, तो इस डायगोनल की लेंथ मालूम करेंगे। इसी तरह इस वाली जो फेस है, इसके अंदर भी ये साइड 10 है, ये साइड भी 9 है, क्योंकि हाइट तो सबकी इक्वल होती है, ये 9 है तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, वो पीछे वाली EH भी 9 है, तो FG भी 9 है। तो इस वाली ट्रायंगल की भी दो साइड दी होंगी, तो हम थर्ड साइड जो है ना वो मालूम कर लेंगे।
तो इसको फिर ए को एफ के साथ मिलाएंगे, ए को एफ के साथ मिला के जो इसका टॉप है, ठीक है ना, इसका जो टॉप फेस है ना ऊपर वाला, ई ए ई एफ बी जो है, या ए बी एफ ई कह लें कि जैसे भी आप कह लें इसको, इसका भी डायगनल हम मालूम कर लेंगे। तो फिर ये हमारी एक ट्रायंगल बन जाएगी ए एफ सी या ए सी एफ, ऐसे करके। इस तीनों जब साइड हमें मालूम हो जाएंगी तो फिर हमने इसका ये एंगल मालूम करना है। आइए पहले हम इसके ना ये तीनों जो साइड्स हैं ना ये मालूम करते हैं। इसमें ये ए सी मालूम करते हैं, फिर इसमें सी एफ मालूम करते हैं, फिर ए एफ मालूम करेंगे। ये मैंने फिगर बनाई है, फ्री हैंड से बनाई है, स्केल नहीं यूज़ किया। अब इसमें हमारा टारगेट है, हमने पहले ए सी की मेजरमेंट मालूम करनी है, सी एफ की मेजरमेंट मालूम करनी है। ये अगर हाइट 9 है तो ये भी 9 है, तो ये दो साइडों की, यानी ये सारे ये इसके जो ना जो फेसेस हैं ये इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल ही बन रहा है। और जो ये और तीसरी ये हमारा ए से एफ, ये 3D जो शेप्स है ना उसका ये मेथड है। तो हमने ये तीनों जो डायगनल्स कह लें, इस फेस का डायगनल, इस फेस का डायगनल और इस फेस के डायगनल्स की लेंथ मालूम करनी है। पहला हमारा जो टारगेट है ना ये है। अब इसमें देखें ये पहली वाली जो ट्रायंगल ए डी सी, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। इसमें ये हाइपोटेन्यूज मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, ए सी, एक साइड ए है एक साइड बी है, जिसको मर्जी आप ए बी कह सकते हैं। 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर दोनों का प्लस किया 225, और फिर इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गया तो ये 225 का स्क्वायर रूट 15। तो ये वाली जो इसका डायगोनल है ए सी, ये हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम इस वाली ट्रायंगल में इसका जो हाइपोटेन्यूज कह लें या इस वाली जो फेस का डायगोनल है वो मालूम करेंगे, एफ सी या सी एफ। तो अब इस वाले जो फेस है इसमें ये भी एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि क्यूबाइड्स के या क्यूब के जो वर्टिस होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, ठीक है ना। तो ये साइड 10 है और ये जो इसकी हाइट थी ये 9 है। ये इमेजिनरी तौर पे है ना, कहना कि ये छोटी लग रही है, ये मैंने ऐसे एक आइडिया दिया आपको। तो इसमें ये दो साइड दी हुई हैं और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना था। तो पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रायंगल सी जी एफ, ये सी है नीचे वाला, ये सी जी एफ, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, सी इसका जो हाइपोटेन्यूज था वो हमारा सी एफ, ठीक है ना, ये सी एफ, एक साइड को ए हो जाएगी एक साइड बी हो जाएगी। तो 10 स्क्वायर 9 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 9 का 81, प्लस किया 181, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट, तो 181 का स्क्वायर रूट 13.45 सेंटीमीटर। तो ये हमारी दूसरी जो फेस था उसका डायगोनल आ गया। अब इसमें देखें कि ये साइड अगर 12 है, सेम साइड पे जो इक्वल होते हैं ना, ये भी 12 है तो ये भी 12 होगा ए से बी तक। अगर सी से जी 10 है तो बी से एफ भी 10 ही है, ठीक है ना। अब इस वाली ट्रायंगल में, और ये 90 डिग्री एंगल है, अब ट्रायंगल ए बी एफ, इस वाले में भी हमने ये इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो फाइंड करना है। तो ये एक इसका बेस हो जाएगा, एक इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हमने हाइपोटेन्यूज ये वाला सेम फार्मूला अप्लाई करते हुए ए एफ मालूम कर लेंगे। तो इस वाली ट्रायंगल में ए बी एफ में ए बी एफ, इसके अंदर ये ए एफ इसका हाइपोटेन्यूज, तो ए बी एफ के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है ना। जो सी था इसका जो हाइपोटेन्यूज था ए एफ ही था ना, ये ए से एफ, बाकी एक साइड को हमने ए कह दिया दूसरी को बी। एक साइड इसकी 12 है एक साइड 10 है, तो 12 स्क्वायर और 10 स्क्वायर को प्लस किया, ये फार्मूले में वैल्यू पुट की है ना, दोनों को प्लस किया तो 244। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गया और ये एफ 15.62 सेंटीमीटर। अब इस वाली ट्रायंगल का जो के रेड में हमने शो की है मैंने, ये यानी ए सी एफ,
इस ट्रायंगल में देखिए कोई एंगल भी 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो जो एंगल 90 डिग्री नहीं होता है वो कौन सी ट्रायंगल होती है, वो ओब्लीक ट्रायंगल, ठीक है ना, ओब्लीक, जिसका कोई एंगल भी यानी कि जो 90 डिग्री ना हो। उसमें अगर तीनों साइड गिवन हों, किसी ट्रायंगल ओब्लीक ट्रायंगल में तीनों साइड्स गिवन हों, उसमें एक जो एंगल हमने मालूम करना है, वो मालूम करने के लिए हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इससे पिछले चैप्टर में भी जो लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कॉज या लॉ ऑफ टेंजेंट हमने सीखे थे, तो इसमें हम जिसमें तीनों साइड्स मालूम हों, उसमें हम लॉ ऑफ कॉज के साथ भी हम आराम से इसका तीनों साइड से हमने ये एंगल मालूम कर सकते हैं। आइए पहले मैं यहाँ पे लॉ लिखता हूँ, फिर उसके अंदर इन तीनों साइड्स की वैल्यू जो हमने मालूम की हैं वो तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास वो हमारा एंगल आ जाएगा। तो इस लॉ में क्या होता है कि जो एंगल मालूम करना होता है उसकी अपोजिट साइड, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के और भी मेथड है, लेकिन यानी कि फार्मूले की फार्मेशन है, लेकिन जिस तरह से हमने लास्ट में इसको याद किया था मैंने उसी तरीके से इसको करवा दिया है। तो जो साइड मालूम करनी होती है वो इधर, यानी कि जो एंगल मालूम करना होता है उसके अपोजिट साइड AF, तो बाकी जो दोनों साइड्स हैं AC स्क्वेयर प्लस CF स्क्वेयर माइनस ये दोनों साइड का 2 से मल्टीप्लाई, फिर कॉस, और फिर जो साइड इधर लिखी होती है उसका अपोजिट एंगल, जो एंगल हमने मालूम करना है ACF। अब इनकी तीनों साइड्स की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे सिवाय एंगल की वैल्यू के, क्योंकि एंगल तो हमने मालूम करना है ना, इस सारे के अंदर ये एक हमारे पास नहीं है, बाकी सारों की हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू देखिए मैंने कैसे रिप्लेस की है। वैसे तो AF की वैल्यू ये भी दी हुई थी डेसिमल में भी, लेकिन हमारे पास ही क्योंकि ये AF स्क्वायर ही है तो हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कि बजाय इसकी इसका स्क्वायर लें दोबारा से ये वाली वैल्यू आए, तो AF स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ से मैंने पुट कर ली। AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑफ AC ये 225, CF स्क्वायर, ये CF स्क्वायर था 181 माइनस 2, AC की वैल्यू ये 15 और CF की वैल्यू ये 13.45 और ये कॉज एंगल ACF। इनको अब हम सॉल्व करते हैं, सिर्फ इसको एक साइड पे रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। इसमें देखिए बेटा इन दोनों को प्लस किया ये आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये एज इट इज़। अब इसमें देखें कि ये जो वैल्यू है ना 244, इसको ले आए इधर, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये सारी वैल्यू माइनस किया, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। इनको सॉल्व किया, देखा ये माइनस किया ये आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, कैंसिलेशन या डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब कॉज इस तरफ है, इस तरफ आके ये कॉज इन्वर्स हो गया। अब कॉज इन्वर्स के साथ जब इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो ये 66.328 आ रहा है, 66.33 कर लें चाहे आप डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है जो हमने मालूम करना था। बुक के पीछे आंसर इसका और है, तो अलबत्ता जो भी इसका गिवन डाटा था उसके मुताबिक हमने सॉल्व किया, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी एक इजी है, ये भी 2 स्टेप्स में होने वाला क्वेश्चन है। इसमें ये जो फिगर दी हुई है इसका जो इन द फिगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज़ 36 सेंटीमीटर। ये किसी एक साइड की लेंथ नहीं है बल्कि ये पेरीमीटर यानी चारों साइडों की टोटल लेंथ है ये, और ये स्क्वायर भी है। तो ये हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द बेस, ये जो नीचे बेस है जो ज़मीन के ऊपर बिछा हुआ है BCDE, इसका डायगोनल जो रेड कलर में एक तो ये मालूम करना है और दूसरा इसमें हाइट ऑफ द पिरामिड यानी OA ये हमने मालूम करना है। तो इसकी चारों साइड तो हमें मालूम है ना, या मालूम कर लेंगे। अगर पेरीमीटर दिया हुआ तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर है ना चारों साइड इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करें तो एक साइड की लेंथ आ जाएगी, और एक के ऊपर एंगल भी दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि इसका जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड है वो 36 है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड, पेरीमीटर क्योंकि 4 साइडों का इक्वल साइड होती हैं सारी साइड, तो 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 सेंटीमीटर, यानी हर साइड इसकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी 9, ये भी 9 और ये बाकी पीछे वाली भी 9 हो जाएंगी। तो इस वाली जिसका हमने बेस का डायगोनल मालूम करना है, तो ये जो ट्रायंगल बन रही है BDC या CDB जैसे भी आप इसको नाम दे दें,
इसका मैंने लहदा से भी इधर स्केच बनाया है BDC। तो ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि ये स्क्वायर बेस है इसका, तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है। बाकी एक को हम बेस कह लेंगे, एक को परपेंडिकुलर कह लेंगे, जिसको मर्जी कह लें आप। तो इसके जो अपोजिट साइड है BD, यानी कि ये पिथागोरस थ्योरम से अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल हो तो हमारे पास दो साइड गिवन हो तो थर्ड साइड हम मालूम कर सकते हैं। तो जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो BD है, जो कि हमने मालूम भी करना वो एज इट इज़। एक साइड भी A है, दूसरी एक साइड भी 9 है, दूसरी साइड भी 9 है, 9 सेंटीमीटर। 9 का स्क्वायर दोनों का प्लस किया, फिर इसका ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर लें, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट किया कैलकुलेटर से, तो ये 12.727 है। तो इसको राउंड ऑफ किया तो ये 12.73 हो गया। तो ये तो बेटा इसका डायगनल, यानी इसका जो बेस था जो हमने मालूम करना था ना, इसके जो बेस का डायगनल की लेंथ मालूम करनी थी वो हमने मालूम कर ली। अब इसमें जो अगला पार्ट हमने मालूम करना है वो है OA मालूम करना है। इसका ये जो इसका बेस का सेंटर है ये इसके डायगनल्स को बाइसेक्ट भी कर रहा होता है। ये डायगनल्स BD की जो टोटल लेंथ है उसका हाफ कर देगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी पहले इसकी लेंथ हाफ कर लेते हैं, यानी कि BD तो हम मालूम कर चुके हैं ना पहले, BD का हाफ कर देंगे तो वो OD के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका जो BO है वो इक्वल टू OD के। तो हमारे पास जब हमने OD मालूम करना है तो ये कैसे आ जाएगा, ये BD का हाफ कर देंगे, BD का हाफ। BD कितना था ये भी हमने मालूम किया ना, टोटल जो डायगनल्स है। तो ये 12.73 को 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.22 तकरीबन आ जाएगा। ये आ रहा है 6.36 समथिंग आ रहा है। तो इसको राउंड ऑफ किया तो ये आ गया OD हमने क्यों मालूम किया, क्योंकि हमने ये जो ट्रायंगल बन रही है ना AOD, इसके अंदर ये वाली साइड हमारी पास आ गई है, ये साइड भी आ गई है और एक इसका एंगल भी मालूम है हमें। तो ये 90 डिग्री भी है। तो जब एक एंगल और एक साइड मालूम हो तो हम उसका कोई भी साइड जो चाहें ये तो हम मालूम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से। या इसका तो और भी एक हल है, ये क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, ये 90 है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, बाकी 45 बचता है ना, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो अगर इसके अपोजिट साइड ये 6.36 है तो इस एंगल के अपोजिट साइड भी ये वाली OA ये भी यही होगी। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। उस मेथड से हम डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू OA की लिख सकते हैं, यही वाली। और इसको अगर फार्मूले के मेथड से किया जाए तो भी शॉर्ट है टेंजेंट, क्योंकि इसमें जो 90 डिग्री एंगल है ना, जो ट्रायंगल का 90 डिग्री है उसका एक आर्म दिया हुआ है और दूसरा जो इसका आर्म है जो बाजू है ना वो मालूम करना है। तो जब परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना वो टेंजेंट्स के इक्वल होता है। इसमें जो मिस्टेक के चांसेस है ना जो आप लोगों ने याद रखना है, अगर ध्यान नहीं करें तो दोबारा देखें। वैसे तो मैंने बताया था ना कि यानी कि पैथागोरस थ्योरम में तो जिसको मर्जी हम बेस कह लें, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कह लें, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ हो रही हो ना, जब एंगल की बात आ जाए कि एंगल भी है तो उस एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब इसमें क्योंकि एंगल हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एंगल दिया हुआ है तो इसको आप कह लें कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ऐसे करके अगर शेप आ देना ऐसे करके तो ये हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड हमारी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें इस वाले ट्रायंगल में जब इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट की परपेंडिकुलर मैंने बताया 6.36, बेस इसका OA, जो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज़ आ गया और ये भी एज इट इज़। इन दोनों आंसर्स की जो वैल्यूज़ हैं बुक के पीछे रॉन्ग है, ठीक है ना, दोनों के आंसर गलत हैं। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बनाई हुई है ABC। इसमें ये जो गैमा एंगल है ये हमने मालूम करना है इस ट्रायंगल में। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ना ये राइट ट्रायंगल नहीं है, ये ओब्लीक ट्रायंगल है।
तो इसमें अगर हमने कोई एंगल मालूम करना हो तो हमें कम से कम 2 साइड्स का पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही एंगल और एक ही साइड दी हुई है। तो ये भी, इसमें भी ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा। पहले जो इस वाली ट्रायंगल में ए बी सी में पहले हम ये जो साइड है ना बी सी साइड मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे कि ये ट्रायंगल जो है ना सी डी बी या बी सी डी कह लें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स मालूम है। वो कैसे मालूम है वो अभी आपको बताता हूँ। तो 2 साइड अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मालूम हो तो थर्ड साइड हम मालूम कर लेंगे। तो जब इस वाली ट्रायंगल की थर्ड साइड आएगी तो वो इस वाली ट्रायंगल की वो साइड होगी। तो फिर हम उसकी मदद से हम 2 साइड और एक एंगल दिया होगा तो हम ये वाला एंगल मालूम कर लेंगे। तो इसमें देखें कि ये सेंटर है, सेंटर से लेके, क्योंकि ये सिलेंडर का सर्कल होता है ना, तो सेंटर से लेके इसके जो किनारे तक यानी कि जो रेडियस होता है ये 10 है। तो ये वहाँ तक कितना हो जाएगा 10 ये और 10 ये 20। अगर इसका नीचे वाला जो इसका बेस है यहाँ पे ये सर्कल मतलब जो 20 का इसका डायामीटर, तो ऊपर भी ऐसे ही सेंटर से लेके 10 और ये 10, ये टोटल सी से लेके डी तक 20 हो जाएगा। सी डी 20 सेंटीमीटर और इसमें जो बी डी है वो 30 है और हमने बी सी मालूम करना है। तो इसमें क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हुए इसमें बी डी जो साइड है वो मालूम कर लेंगे। इसमें देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू ये ए और बी क्या होते हैं, ये बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस है बी सी है, तो एक साइड इसकी 30 है और एक ही साइड इसकी 20 है। देखो ना ये 30 है और ये ऊपर वाली साइड 20 है। 10 और 10 20 है ना टोटल सी डी। ये ट्रायंगल है पूरी। कौन सी ट्रायंगल है ये मैंने ऊपर लिख भी दिया था, बी सी डी, बी सी डी ये वाली ट्रायंगल है। ये ऐसे करके बन रही है, ऐसे करके ये 90 डिग्री और ये ऐसे। ठीक हो गया ना। ये 30 और ये ऊपर वाली साइड 20 थी। ये आपको एक स्केच सा बना के दिया, ये जो हमने मालूम किया है। इसमें बी डी मालूम करना था, ये बी सी मालूम करना था। तो ये इस तरह से ये 30 का 900, 20 का स्क्वायर 400, दोनों का प्लस किया, ये इनका स्क्वायर रूट किया तो ये 36.06 आ गया। ये 0555 आ रहा है, राउंड ऑफ किया तो ये बन गया। अब हमारे पास ये जो साइड थी ना बी सी ये आ चुकी है 36.06। अब एक ये ओब्लिक ट्रायंगल में देखें कि हमें ये एंगल और इसके अपोजिट साइड मालूम है और ये साइड और इसका जो अपोजिट एंगल है ना ये मालूम नहीं है। अगर एक साइड और उसका अपोजिट एंगल और दूसरी साइड और उसका अपोजिट एंगल, इन चारों में से एक साइड एक चीज़ मालूम ना हो तो उसके लिए हम कौन सा नॉर्मली जो लॉ है अप्लाई न करते हैं, वो साइन का लॉ, यानी कि लॉ ऑफ साइन। वो कैसे मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। अब इसमें देखें कि इसका ये होता है कि जो हमने एंगल मालूम करना था गैमा और गैमा की अपोजिट साइड इक्वल टू ये जो ए के अपोजिट, ठीक है ना, जो साइड है बी सी और बी के साथ जो ए के साथ एंगल होता है यानी कि अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा ओवर इसके इस एंगल के अपोजिट साइड। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये तो हमने क्योंकि मालूम करना है तो ये तो ऐसे ही रह गया। इसकी जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस की, यानी बी सी के अपोजिट साइड यानी कि इसके अपोजिट जो एंगल होता है ना वही अल्फ़ा होता है, यानी ए के साथ वाला, ये बी सी के ये ए के साथ वाला एंगल अल्फ़ा, ठीक है ना, और सी के साथ वाला एंगल गैमा। तो इसका एंगल और इसके अपोजिट साइड, ये इसका एंगल था और इसके अपोजिट साइड, ठीक है। ये फार्मूला ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अब इसमें जो वैल्यू मालूम करनी ये रह गया इधर, ये ए बी इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इनकी वैल्यू रिप्लेस की। साइन 120 पे ये आ गया, ए बी की वैल्यू 10 है, इनको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब क्योंकि हमने ये गैमा मालूम करना है तो साइन उस तरफ जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया ये साइन इनवर्स पे 13.89 आ रहा है तकरीबन, तो इसको 9 कर देंगे। तो ये बेटा हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल था वो हम मालूम कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी दिखने में बड़ा एक बच्चे इसको समझते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इसको आप कंसेप्ट समझ के इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है ये।
इसमें देखें कि ये क्यूबाइड दिया हुआ है, इसके अंदर बताया गया है कि ये फिगर जो है ना इसके अंदर 3 वर्कर खड़े हैं और कहाँ पे खड़े हैं, बी पॉइंट पे, डी एंड एच पॉइंट पे। ये बी है, ये डी है और ये एच पॉइंट, इसके ऊपर 3 वर्कर वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ऑफ अ कंटेनर ऑफ क्यूबाइड शेप। तो ये क्यूबाइड शेप है और ये 3D शेप ऐसी है ना। अब इसमें देखें कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्कर एट बी एंड डी। बी ये है, डी ये है, इन दोनों वर्कर्स के दरमियान में जो फासला है ना वो मालूम करना है। तो इसका जो इसका बेस है ना, जो इसकी लो सरफेस है जो ज़मीन के ऊपर पड़ी है, वो भी आप देख रहे हैं कि वो भी रेक्टेंगल है, ए बी सी डी ऐसी है। तो हमने इसका, और ये जो बेस पे रेक्टेंगल है ए बी सी डी, रेक्टेंगल को के जब हम डायगनल्स यानी बी और डी मालूम करना है तो बी और डी क्या है, डायगनल्स हैं। तो ये एक वक्त डायगनल मालूम करने के लिए ये एक हमारे पास ट्रायंगल शेप बन जाती है, डी सी बी या बी सी डी। इसमें ये साइड भी हमें मालूम है और ये साइड, अगर ये 12 है तो ये साइड भी 12 है। तो हमें लेंथ भी मालूम है, विड्थ भी मालूम है, या ऐसे कह लें अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर हमें एक को हम बेस कह लेंगे, एक को परपेंडिकुलर कह लेंगे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमें दो साइड मालूम हो, थर्ड साइड मालूम करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम वो थर्ड साइड मालूम करेंगे। तो इसी की जो बेस की जो साइड थी, इसका जो बॉटम था इस जो क्यूबाइड का, वो मैंने नीचे ड्रा कर लिया है, ए बी सी डी। इसमें ये क्योंकि जो क्यूबाइड्स की सारी फेस जो होते हैं, सारे फेस होते हैं, ये इस पे, इसके वर्टिस पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है। ये क्योंकि 3D है, थोड़ी सी हमें तिरछी सी नज़र आ रही है, लेकिन रियल में ये 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है सारे वर्टिस के ऊपर। तो अब हमने क्योंकि बी और डी का जो डिस्टेंस है ये मालूम करना है, तो आप इस वाली ट्रायंगल को कंसीडर करें, ये बी सी डी, क्या इसको कर लें क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये 12 है तो ये भी 12 है, तो अब एक साइड इसकी 12 है, ये 90 डिग्री एंगल है इसका, तो एक 16 है। तो 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमने ये सी जो है ना, जो सी यानी हाइपोटेन्यूस कौन सा है, बी डी हमने मालूम करना है। तो ये इनको वैल्यू रिप्लेस करके इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस किया 400। अब इसका हमने क्योंकि बी डी मालूम करना है, स्क्वायर ऊपर से ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो ये बी डी इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20। तो एक आंसर आ गया, यानी बी और डी का जो डिस्टेंस था वो 20 सेंटीमीटर है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में देखें, ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने जो इसका बेस था ए बी सी डी, जो बेस था ना, जो नीचे वाला जो सरफेस ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है, उसकी मैंने डायग्राम पेज के ऊपर बनाई थी। अब सेकंड पार्ट में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्कर्स बी एंड एच। बी ये है, एच उधर है। अब इसमें देखें कि ये एक ही प्लेन में नहीं है, ये आपको इसको 2-3 मेथड तो हैं इनको सॉल्व करने के। अगर आप इसमें देखें 3D शेप में कि ये जो इसका जो एंड हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, इधर से लेफ़्ट है और दूसरी साइड राइट है, इधर से बॉटम है और दूसरा ये यानी कि बॉटम है, इधर टॉप है, यानी साइड भी चेंज हो रही है और प्लेन भी चेंज हो रहा है। यानी इधर का अगर बी से एच पे आ जाए, वो तो सीधा सीधा होता है ना, बी से एच हम सिंपली उसका डायगोनल मालूम कर लेते हैं, लेकिन ये जो सामने वाला सरफेस है ना, ये सामने वाला फेस है, उसके ऊपर नहीं है ये लाइन जो बैक साइड का फेस है ना इसका, ई और एच जो इसकी बैक साइड की दीवार है, उसके साथ जाके उसके अपर कॉर्नर पे जाके मिल रहा है। इस तरफ जो इसका फेस है हमारी तरफ, वो जैसे माचिस की डिबिया होती है ना, मैंने बताया था कि इसका ये वाली साइड हमारी तरफ है जो बी, लेकिन जो एच है वो इसकी बैक साइड है। तो जब ये सिचुएशन हो तो इसके जो मैंने बताया कि 3-4 मेथड्स हैं, लेकिन इसके 2 मेथड मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको। एक तो इसका ये बन जाएगा कि ये जो बी डी एच ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि जो भी वर्टिस की लाइन होती है ना, वो प्लेन के साथ या कह रहे हैं इसके ज़मीन के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। एच डी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। ये जो हाइट है ना, इसकी हाइट सब जगहों पे सेम होती है। ये अगर हाइट 15 है तो ये वाली हाइट यानी कि सी जी जो हाइट है ये भी एक 15 है, तो डी एच भी 15 है,
AE भी 15 है और BF भी 15 है। तो ये हाइट इसकी 15 है और BD जो है ना, ये हम मालूम अभी हमने फर्स्ट पार्ट में मालूम किया है, वो 20 आया था। अगर दो साइड मालूम हो तो इस वाली यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड मालूम हो तो हम थर्ड साइड मालूम कर सकते हैं। ये मेथड बेस्ट है क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी दफ़ा ये वाला मेथड जो पाइथागोरस थ्योरम का किया हुआ है, वरना जो दूसरा मेथड है वो मैं करवा तो दूंगा, लेकिन बच्चे फिर अगर यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है तो लेकिन किसी और में नहीं हो रहा होगा, तो वहाँ पे फिर जाके वो डबल माइंडेड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसी से करवा दूँ तो बेहतर रहेगा। सर इसकी ये जो ट्राइंगल है BDH, ये बज़ाहिर हमें यानी ये 3D है ना, हमें ऐसे महसूस होता है कि शायद जैसे ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्यूबाइड्स की, हर जो इसका फेस होता है उसके जो वर्टिस होते हैं वो दूसरी साइड के साथ 90 डिग्री के साथ ही मिल रहे होते हैं। तो इसमें अब BDH ये जो ट्राइंगल है ये मैंने इधर भी ड्रा कर ली है। तो ये वाली साइड अभी हमने मालूम की थी पार्ट 1 में 20 और ये 15 है। तो ये हमने B to H ये हमने इसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम जो फार्मूला है ना, उसी से हम ये मालूम कर लेंगे। तो इसमें ये क्योंकि सारे ये राइट एंगल्स बन रहे होते हैं जो क्यूबाइड्स या क्यूब के साथ, तो इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला ऐसे लिख लें। तो इससे पिछले क्वेश्चन में जब हमने यूज़ किया तो मैंने ऐसे ये वैल्यू साइड्स की जो थे वर्टिस के नाम वो नहीं लिखे थे, हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, तो ये भी आप लिख सकते हैं या यहाँ के बाद डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। C होता है इसका जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस BH है, ठीक है ना, वो एज इट इज़ आ गया। और BD की वैल्यू 20 है, यानी एक हमारा बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। जिसको जो मर्जी इसमें पाइथागोरस थ्योरम में हम समझ सकते हैं कि बेस कौन सा है या परपेंडिकुलर कौन सा है। 20 का 400, 15 का स्क्वायर 225, दोनों का प्लस किया, ये आ गया। अब ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो 625 का 25 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो BH हमारा आ चुका है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा दूसरा इसका आंसर आ चुका है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें फाइंड एंगल DBH। ये जो D से चलना है, B पे रुकना है और फिर यहाँ से मुड़ के H की तरफ जाना है, ठीक है ना। यहाँ चले, यहाँ रुके और इधर को चले, तो ये वाला एंगल मालूम करना है। तो इस ट्राइंगल्स के बारे में अभी हमने जो पार्ट 2 में किया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर बहुत ही ईजी होता है, वरना ओब्लीक ट्राइंगल का भी हम पोस्टमार्टम कर चुके हैं, वो भी हमारे लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें ज़रा ईजी हो जाता है, हम यूज़ टू हैं इसके ज़्यादा कोई पहली क्लास में ना करते हुए। तो इसके अंदर अगर दो साइड्स गिवन हों, ये साइड हमने पार्ट 1 में मालूम की है और ये साइड तो पहले ही गिवन है 15, और ये वाली साइड भी हम सेकंड वाले पार्ट में मालूम कर चुके हैं। ये तीनों साइड मालूम है, तो हमारे लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल मालूम करना मुश्किल नहीं है। तो आइए पहले मैं ये शेप सामने बना लेता हूँ इस वाली की। अभी वो वही वाली शेप है जो हमने लास्ट वाले पार्ट में बनाई थी, वही वाली है। तो उसमें एक साइड हमारी हो जाएगी बेस, एक बेस हो जाएगी, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूस। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ का है ना, जो हमारे पास जो फार्मूलाज हैं, वो साइन है, चाहे कॉज है, चाहे टैन है, वो तीनों से कोई भी आप अप्लाई करके ये जो थर्ड पार्ट का जो एंगल है मालूम कर सकते हैं। तो इसमें थर्ड पार्ट के लिए ट्राइंगल मैंने वही है जो हमने सेकंड पार्ट में बनाई थी, ठीक है ना, वही। तो इसमें तीनों साइड ही हमें मालूम है और ये हमें ये बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम जो 90 डिग्री के साथ वाले बेस और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मैंने क्यों इसको कह रहा हूँ, क्योंकि जो एंगल हम यहाँ पे पुट कर रहे होते हैं ना, जो एंगल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे होते हैं, उसके अपोजिट साइड इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर उसके उस एंगल के अपोजिट साइड को हमने परपेंडिकुलर कहना होता है, ये मस्ट होता है। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है और जो दूसरी एंगल के साथ वाली साइड होती है वो बेस होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो में थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो थीटा यानी कि जो एंगल है, एंगल का नाम क्योंकि बुक के अंदर उन्होंने कहा कि ये वाला हमने मालूम करना, मैंने वही लिख दिया, टैन या टेंजेंट एंगल DBH, और परपेंडिकुलर हमारा 15 है और बेस हमारा 20 है। इसमें अब आप चाहे इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लें, नहीं तो सिंपल तौर पे ये टैन उस तरफ जाके टैन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे टैन इनवर्स ये कैलकुलेटर के ऊपर ही पुट करके इंटू 15/20 कैलकुलेटर के ऊपर ही करें आप, तो डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका बेटा थर्ड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। तो इसका बुक के ऊपर आंसर और है, गलत है, मैं समझूंगा यही। तो ज़रूर आप इसको अच्छी तरीके से इसके मेथड को समझिएगा
क्योंकि अभी बुक नहीं आई है, क्योंकि इसका फर्स्ट एडिशन था ना ये, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हैं, वो ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तो इसमें ना वो करेक्शन इसकी कर देंगे। अब इसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी एक ये स्क्वायर बेस पैरामिड दिया हुआ है। स्क्वायर बेस मीन जो इसका बेस है ना, जो ज़मीन के ऊपर साइड पड़ी हुई है वो स्क्वायर में है, यानी अगर इसकी एक साइड 4 है तो ये साइड भी 4 है, ये साइड भी 4 है, और बी से सी भी 4 है, और ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी, और ये चौथी साइड इसकी ई है। ए ऊपर टॉप से स्टार्ट हो रहा है। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन साइड ए बी साइड ये जो आ रही है ना ऊपर से, जो स्लैंट हाइट के साथ आ रही है, यानी कि तिरछी आ रही है ये, और इसका जो प्लेन है इसके साथ इसका एंगल क्या बन रहा है। ओ ए इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओ इसका जो सेंटर है वो, और जो टॉप को मीट कर रहा है ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये एंगल मालूम करने के लिए, यानी जो एंगल यहाँ से और इसके प्लेन के साथ, हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि पैरामिड जो होता है ना ऊपर से मुड़ा होता है, सीधा नहीं होता। तो अब इसकी हमें, अगर हम इसकी कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें हमें इसको आप सिंपल तौर पे कर लें कि, क्योंकि ये हमें गिवन है, सिर्फ ये वाली ए से ओ तक ना गिवन है, बी को ओ के साथ मिला लेते हैं, ठीक है ना, ए के साथ मिला लें, या इसका सिंपल तौर पे जो इसका बेस है ना, बेस का डायगोनल मालूम कर लें पहले, डायगोनल ही हम मालूम कर सकते हैं, तो वो पहले डायगोनल मालूम कर लें, फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि फिर हमारे पास ये ए बी ओ, ये ट्रायंगल में ना ये साइड पहले मालूम है, ये साइड भी हम मालूम कर लेंगे। तो जब दो साइडें राइट एंगल ट्रायंगल की मालूम हो जाए तो उसका फिर एंगल भी हम आराम से मालूम कर लेंगे। तो बेटा इसका मैंने ये पैरामिड का एक रफ सा स्केच बनाया आपको समझाने के लिए। तो इसमें ये है कि ये उस ऊपर जो टॉप से नीचे को आ रहा होता है ना, जो सेंटर के साथ, ठीक है ना, तो ये जो इसका जो प्रोजेक्शन कह लें, या इसका जो ऊपर से टॉप है जो परपेंडिकुलर होता है, ये बिल्कुल इसके साथ, इसके यानी कि ज़मीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, ठीक है। तो हमने ये वाला एंगल मालूम करना है, ये एंगल 90 नहीं है, ठीक है। ये सारा ये एंगल कहाँ तक है, ये ज़मीन तक, ये चाहे हम यहाँ तक कर लें, ये चाहे यहाँ तक कर लें, क्योंकि ये हमारी सारी जो नीचे बेस है ना, ये बेस है, प्लेट है नीचे जो पड़ी हुई, जो ज़मीन के साथ है, ये सारी बी सी डी ई, इस वाले का सब के साथ ही एंगल सेम होगा। ये नहीं है कि ये लाइन का मैंने बताया आपको। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास अगर एक ये हम ट्रायंगल कंसीडर करें, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये बी से ओ, तो इसकी ये साइड हमें मालूम है, ये साइड भी अगर हम मालूम कर लें, ये जो ऊपर से होता है ना जो ज़मीन के साथ, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है। तो 90 यानी राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें ये मालूम करना आसान है, ये क्योंकि इसका जो बेस है ना, बेस स्क्वायर है, बी सी डी ई, क्योंकि स्क्वायर बेस है ना, तो बेस की हमें अगर एक साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी सारी साइड ही 4 हैं, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है, ये जो डी से ई है ये भी 4 है, बी से ई है ये भी 4 है, ठीक है ना। तो किसी भी स्क्वायर का, जैसे ये स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इसको आप ऐसे ही कह लें बी सी डी ई, जिस तरह आपका दिया हुआ है। अगर एक साइड 4 है स्क्वायर की, तो सारी साइड ही 4 हैं। तो इसके जो कॉर्नर होता है ना, ये स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री होता है। तो अगर दो साइड मालूम हो तो थर्ड साइड हम आराम से मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले हम इसका ये सारा डायगोनल है बी टू डी, ये मालूम कर लेंगे। फिर इसका जो ऊपर से आ रहा होता है ना, प्रोजेक्शन कह लें, या इसका जो ऊपर से परपेंडिकुलर, ये इसको बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होता है, हाफ कर रहा होता है। जो भी इसकी वैल्यू आएगी बी से डी तक, हम उसकी हाफ कर लेंगे, यानी यहाँ तक कर लेंगे, उसकी हाफ कर लेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और हाफ इधर हो जाएगी। तो जब ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, एक साइड पहले मालूम है, तो हम ये वाला एंगल भी आराम से मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो नीचे बी सी डी ट्राइंगल बन रही है बेस के अंदर बी सी डी, इसके अंदर ये पूरा जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करते हुए ना ये बी डी पहले मालूम करेंगे। तो इसके अंदर ये जो ट्राइंगल थी हमारी बी सी डी, ठीक है ना, बी सी डी, इसमें दोनों साइड इसकी 4 और 4 थी, जो 90 डिग्री के दोनों आर्म थे, इसका हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना था। तो
तो मैंने फार्मूले के बजाय ये भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ऐसे मैंने डायरेक्ट अब यहाँ पे उनकी साइड्स के नाम लिख दिए हैं पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। तो ये साइड भी 4 है, ये साइड भी 4 है, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 16 प्लस किया तो 32। अब इसका क्योंकि हमने वो साइड पूरी यानी हाइपोटेन्यूज मालूम करना है तो स्क्वायर रूट किया दोनों साइड्स का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो बाकी हमारा 32 का स्क्वायर रूट हमारा आ गया 5.66 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये जो इसका बी से डी तक है ना, अगर इसका हाफ कर दें बी ओ तो बी ओ तक बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले स्टेप इसके। तो ये तो जस्ट वैसे आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि इसका जो सेंटर है ना, ये सेंटर बी, ये इसको ना बाइसेक्ट कर रहा होता है, ऊपर से जो लाइन आ रही होती है ऊपर से इसके टॉप से ये पिरामिड्स की। तो बी से लेके ओ तक, ओ से लेके डी तक ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी बी से लेके ओ तक जितना डिस्टेंस है, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर दिया ना, हाफ हाफ कर देता है। और इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को प्लस करें तो ये टोटल डायगोनल्स के इक्वल होता है। ये वैसे मैंने लिखा, ये लिखना ज़रूरी भी नहीं था। हमने क्योंकि बी ओ मालूम करना है, ये वाला बी से लेके ओ तक, तो इसका सारे बी डी का हाफ कर देंगे। उसका हाफ किया, 2 से डिवाइड किया तो ये बी ओ आ गया हमारे पास। अब ये बी से लेके ओ तक भी आ चुका है और ओ से लेके ए तक भी हमें पहले से गिवन था। तो राइट इसका ना ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है। ये 3D शेप है, यहाँ पे हम सब आप समझ होंगे शायद ये 90 नहीं है, लेकिन इसके साथ 90 डिग्री बन रहा होता है। और ये भी इसमें है कि शायद मेरे ये लाइन ड्रा करने से भी फ़र्क आ जाएगा, वरना ये बिल्कुल यहाँ शो भी हो जाता है किसी हद तक, तो नहीं भी हो सकता क्योंकि 3D शेप है ना। तो ये 6 है और ये साइड इसकी हमारी अभी हमने मालूम किया 2.83 है। तो दो साइड मालूम हो तो हमने ये एंगल मालूम करना हो तो हम आराम से मालूम कर सकते हैं। उस वाली शेप को मैंने, ये जो ट्रायंगल की थी ना, इसको मैंने लहदा से भी इधर ड्रा कर दिया ABEO। ठीक है ना, ये देखें ABO, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसमें देखें कि ये दो साइड गिवन है और ये हमने एंगल मालूम करना है। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशोज जो 90 डिग्री के साथ एक हो जाएगा, इसका ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस की होती है जो रेशो होती है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो यहाँ पे लिखते हैं और ये वाला एंगल हम मालूम कर लेंगे। अब इसमें देखें कि ये फार्मूला लिख दिया। अब थीटा यानी कि जो एंगल हमने मालूम करना है वो एंगल है ABO, जो इसके ग्राउंड के साथ बन रहा है। वो जो परपेंडिकुलर हमारा 6 है और बेस हमारा 2.83 है। ये टेन, क्योंकि एंगल मालूम करना है तो ये टेंजेंट उस तरफ जाके टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। इसको आपने मज़ीद इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मैंने लास्ट में बताया था कि आप सिंपली इसको डिवाइड यानी कि ना करें, इधर से लेके आए इन्वर्स और इसको कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यू आप लिखें कि जैसे मैंने ये लिखी है, और ये टेन इन्वर्स 6/2.83 करे किया और कैलकुलेटर पे 64.7 आ गया। तो जो बुक के ऊपर है वो उन्होंने 46.7 लिखा हुआ है, शायद वो 4 इधर हो गया, 6 इधर हो गया। तो अलबत्ता बुक के ऊपर आंसर इसका और है, तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है कि सिंपली तौर पे हमने ये ऊपर, क्योंकि इन्होंने ये दिया हुआ था, हमने सिंपल इसका इस वाली ट्राइंगल को ABO के अंदर ये वाली साइड मालूम करनी थी। तो ये मालूम करने के लिए पूरा, क्योंकि नीचे स्क्वायर था, तो हमने इसका ये डायगोनल मालूम किया BD, फिर उसका हाफ कर लिया, तो ये BO हमारे पास आ गया। तो जब BO इसका यानी हाफ किया तो BO आ गया। तो जब दो साइड दी हों राइट एंगल ट्राइंगल में, दो साइड दी हों, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे। तो दोनों साइडें, एक परपेंडिकुलर एक बेस है, तो जो टेन का जो होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फार्मूला वो हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई किया तो हमारे पास वो एंगल आ गया जो हम मालूम करना चाह रहे थे। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें है फ्लोर ऑफ अ रूम इज़ 9 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। फ्लोर क्या होता है, फर्श ही कह लें। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट टू द कॉर्नर ऑफ द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रूफ इज़ 49 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हम क्लास 8 में भी सीख चुके हैं। जो एंगल नीचे से ऊपर को बन रहा होता है, ऐसे समझिए जो ग्राउंड से टॉप की तरफ बन रहा होता है, ये हमें इस तरफ उसके फ्लोर पे नहीं रहने दे रहे, बल्कि यहाँ पे हमें वो छत पे भी चढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, एंगल ऊपर तक लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो जैसा कि हम पहले भी हम देख चुके हैं कि ये हमारा 3D शेप्स के बारे में ही है। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट में है,
इसका ना मैं फिर आपको डायग्राम भी बनाता हूँ, ताकि थोड़ा स्केच बना दूंगा, आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। ये फ्लोर पे रहना है, ऊपर नहीं चढ़ना यहाँ पे। वो फ्लोर के एक कॉर्नर से लेके दूसरी साइड के कॉर्नर तक का वो फासला मालूम करना चाह रहे हैं, क्योंकि सेम साइड में तो लेंथ विड्थ होती है ना, वो फासला होता है, लेकिन इसका जो अपोजिट कॉर्नर है उसका भी मालूम करना है। आइए पहले मैं इसका वो डायग्राम से बनाता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप इसका समझाता हूँ। ये बेटा मैंने वो रूम जो कमरा वो बनाने की कोशिश की है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट में वो यही कह रहे थे कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर, ये फ्लोर पे आना है, उसके फ्लोर के एक कॉर्नर से उसका, क्योंकि ये जो कॉर्नर है ना ये भी हमें पता है, ये कॉर्नर भी पता है, ये जो अपोजिट कॉर्नर है, अपोजिट कॉर्नर ये, यानी इसका डायगोनल मालूम करना है। मैंने इसका जो सिर्फ इसका बॉटम सरफेस है वो वाली मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, ABCD जो नीचे थी ना ये वाली, ये मैं लहदा से इसका स्केच बनाया यहाँ पे, यानी कि ये सिर्फ इसका फर्श है, इसका ये मालूम करना है। तो ये जो कमरे की दीवारें हैं ये एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री के साथ होती हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में दो साइड मालूम हो तो थर्ड साइड हम मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूला अप्लाई करते हुए। तो अब देखें बेटा, इसकी इस वाली ट्रायंगल में ये 9 मीटर है, ये 6 मीटर है, पहले मैं मुझसे सेंटीमीटर ये लिखा गया था, जो दिया हुआ वही है मीटर्स। तो इसमें इस बेस का डायगोनल है, लेकिन अगर ट्रायंगल कंसीडर करें तो ये जो डायगोनल मालूम करने के लिए ये ट्रायंगल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम में AC जो है ना ये डायगोनल हमारा, ठीक है ना। तो या इस वाले फार्मूले में क्या लें, इसको हाइपोटेन्यूज हम कहेंगे। तो इसकी वैल्यू पुट की, 9 का 81, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का प्लस किया 117। तो हमने AC की वैल्यू मालूम करने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर लिया दोनों साइड्स का। तो इसका स्क्वायर रूट किया तो ये 10.81 ऐसे समथिंग आता है, लेकिन राउंड ऑफ करें 10.82 कर लेंगे। ये वो AC आ चुका है, यानी A से लेकर C तक जो उन्होंने कहा था क्वेश्चन के अंदर ही, जो ये लिखा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वन कॉर्नर। आपने अब इसके बाद, क्योंकि एक कॉर्नर इसका जो था ना, हमने जो स्केच बनाया उसमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का जो फासला था ना वो हमने यहाँ पे लिखना भी है। फिर ये स्टेटमेंट सारी यहाँ से डिस्टेंस से लेके यहाँ तक लिख के फ्लोर तक आगे इक्वल टू वो जो क्वेश्चन हम जो हमारा आंसर आया ना वो लिख देना है। यहाँ पे ये इसलिए लिखना है क्योंकि इसका कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ, वहाँ पे ABCD नहीं था, उनको ऐसे में भी ना पता चले कि AC क्या ये कह रहे हैं। तो इसलिए जो उनकी क्वेश्चन के अंदर डिमांड थी ना, जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट लिख के एंड पे ये लिख लेंगे हम। अब इसके सेकंड पार्ट में है फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, रूम की हाइट मालूम करनी है। तो हाइट के लिए हमें उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ था, ठीक है ना। तो उस एंगल और जो भी हमने डायग्राम मालूम किया है वो अब देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल रहेंगे। अब देखें कि AC अभी हमने मालूम किया पार्ट 1 के अंदर, ठीक है ना, 10.82 था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने कहा था कि उसकी जो लेफ़्ट कॉर्नर से अपोजिट राइट कॉर्नर तक, यहाँ तक, ये आपको मैं स्केच सा बना के देता हूँ। ये ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये तो इसकी ज़मीन है ना, ज़मीन के साथ ये साइड टच है। तो एंगल वही मालूम करना है जो इसके फर्श से उसके टॉप तक, ये एंगल दिया हुआ है 49। तो ये एक हमारी ट्रायंगल बन जाती है ACG। तो ये जो ऊपर से जो वर्टिक्स आ रहा होता है ना, ये वर्टिक्स के साथ फर्श के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। हमें इसकी ये वाली इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें एक एंगल भी मालूम है और इसकी एक साइड भी मालूम है, और ये वाली साइड जो हमने हाइट मालूम करनी है ना, हाइट फर्श से लेके ऊपर तक छत तक, ये हमने हाइट मालूम करनी है। तो ये 10.82 था इसका, यहाँ से A से लेके C तक। तो इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड गिवन है, तो हम ये वाली साइड मालूम कर लेंगे जो कि इसकी हाइट है, जो कि सेकंड पार्ट में हमने मालूम करनी है। इस पार्ट में देखें, ये ट्रायंगल मैंने बनाई, ये 90 डिग्री एंगल है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो फर्श से उसकी छत की तरफ जा रहा है। तो ये हमने मालूम करना है। ये हमने इसका जो डायगोनल था ऑलरेडी हम मालूम कर चुके थे, A से C तक हमने मालूम किया था, ठीक है ना।
तो उसका मैंने अलहदा से स्केच बनाया। अब इसमें दो, एक साइड गिवन है, एक मालूम करनी है, यानी जो 90 के साथ दोनों साइड्स हैं इनके साथ टेंजेंट थीटा। तो एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, दूसरी साइड बेस होती है। ये साइड क्योंकि मालूम करनी है एज इट इज़, और इसकी वैल्यू लिख दी और ये एंगल की वैल्यू लिख दी। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वैल्यू ऐसे निकाल के लिख लें फिर भी ठीक है, वरना 10.82 डायरेक्ट ही ब्रैकेट के अंदर टेंजेंट 49 करेंगे डायरेक्ट, ये आपका ये आंसर 12.446 ऐसे करके आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इस तरह करके आ जाएगा। तो इसका भी क्वेश्चन के अंदर जो डिमांड थी कि हाइट ऑफ द रूम जो उन्होंने कहा था, तो वो आपने हाइट ऑफ द रूम इक्वल टू ये 12 पॉइंट जो भी था आपका आया वो लिख लेना है। इसका भी बुक के पीछे आंसर ना कुछ और ही आ रहा है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 सेंटीमीटर, यानी जो 9 सेंटीमीटर की साइड है ना ये वाली, ये जो फेस है इसका, इसकी बात कर रहे हैं। इसका जो बॉटम कॉर्नर से लेके उसी की दीवार पे रहना है, वॉल टू द अपोजिट टॉप कॉर्नर ऑफ द वॉल, उसी वॉल पे रहना है, इसमें दूसरी साइड शो नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे बच्चे बाद दफ़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये 49 डिग्री जो एंगल है ये शायद इसी पे था, लेकिन इस पर क्योंकि अगर इसी पे होता तो फिर ये मालूम करने का नहीं कहना था, उन्होंने ये साइड ये, तो यहाँ पे फिर वो क्लियर हो जाता है कि ये जो 49 डिग्री एंगल था ना ये अपोजिट साइड थी, यानी दूसरी साइड पे जा रहे थे ये, ठीक है ना। अब उन्होंने इसी साइड पे रहना, यानी ए से लेके एफ तक ये एंगल मालूम करना है। इसकी हाइट भी अभी हम मालूम कर चुके हैं, अगर हाइट का इसमें हाइट भी मालूम कर चुके हैं, ये भी एक साइड मालूम है, एंगल मालूम करना है, एंगल BAF वो मालूम करना है, तो हम आराम से मालूम कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट के लिए जो 9 मीटर वाली साइड है उसकी दीवार के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। तो उसमें जो नीचे वाली साइड थी 9 है और हाइट अभी हमने मालूम की है वो 12.44 भी कहीं उन्होंने इसमें आया हुआ, अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 45 बन जाता है। ये दो साइड गिवन है तो ये एंगल मालूम करना है। तो जो वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री होता है जो ज़मीन के साथ बन रहा होता है। तब इसमें देखें ये दोनों साइड के साथ जो tan थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेंजेंट के साथ है वो वाला इसमें फार्मूला अप्लाई होगा और ये एंगल हम मालूम कर लेंगे। तो अब इसमें देखें कि ये ट्रायंगल थी ABF, इसके अंदर मैंने बताया कि ये टेंजेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होनी है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 12.44 या 45 ओवर बेस इसका 9 है और एंगल हमने मालूम करना है। इसमें थीटा ही रहने दें तो भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एंगल का नाम नहीं दिया था। अब इसका क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया था 4-5 ऐसे 5 से 4, अगर हम इसको एक्यूरेट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड चाहे कर लें, वरना एग्जामिनर को पता होता है कि ये राउंड ऑफ हो रहे हैं, इतना फ़र्क होता है। अब ये tan इस तरफ आके tan इनवर्स हो जाएगा इनटू, इसको डिवाइड ना करें ऐसे ही रहने दें, ब्रैकेट के अंदर ये लिख के और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 54.1 एंगल को मेरे ख्याल में 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना चाहिए। अब इसके साथ लिख भी लें जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है ना वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके सामने ये फिर आंसर लिखेंगे। तो स्टेटमेंट ये वाली है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से लेके एंगल से स्टार्ट कर लेना है और यहाँ तक लिख के वॉल तक एंगल से लेके यहाँ तक आगे इक्वल टू जो आंसर है वो। तो मैंने वो बाकी आपको बुक पे समझा दिया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम डैश ऐसे करके आगे जो इसका आंसर आया वो लिख दिया है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप कॉर्नर ऑफ द 6 मीटर लॉन्ग वॉल। पहले हमने 9 मीटर लॉन्ग वॉल की तरफ से एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम किया था, लेकिन ये तब दूसरी साइड जो है जिस साइड पे 6 सेंटीमीटर उसकी जो चौड़ाई वाला फेस है उस तरफ से उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे को जो आते हैं ना वो एंगल हमने मालूम करना है। 6 सेंटीमीटर ये 6 मीटर वाली ये वाली साइड है, तो यहाँ से एंगल जो ऊपर से टॉप से नीचे को एंगल बनेगा यानी G से B तरह हमने लाइन ड्रा कर लेनी है और ऐसे करके एंगल हमने मालूम करना है। ये पहले मैं इसका अलहदा से आपको ऐसे स्केच बनाता हूँ, फिर आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। अब देखें इसको देखते हुए मैंने ये वाला इसकी ये वाली जो साइड है फेस यहाँ पे ड्रा किया FGBC, ये वाला देखो ना ये इधर ये साइड इसकी 6 मीटर है और ये हमने GC अभी हमने मालूम किया था ये पार्ट 2 में, ठीक है ना, ये वो वाली साइड ही है और हमने ये वाला एंगल मालूम करना है। अगर ये वाली साइड 6 है तो ये वाली साइड भी 6 है, अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं। ये एंगल जो सारे जो वर्टिक्स के साथ है 90 डिग्री है।
तो अब जो एंगल मालूम करना होता है ना, उसकी अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है और उसके साथ वाली साइड हमारी बेस होती है। ये एक रूल है ना, पहले भी हम बार बार कर चुके हैं। तो 90 डिग्री के साथ वाले दोनों जो साइड्स के साथ यानी बेस और परपेंडिकुलर के साथ tan थीटा होता है। अब देखें इसमें, तो अब ये इसमें याद रखना है कि जो एंगल हम यूज़ कर रहे हैं ना, उस एंगल के अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के अंदर कन्फर्म होती है वही। अब ये 12.45 डिवाइड बाय बेस, अगर ये परपेंडिकुलर तो दूसरी साइड बेस हो जाएगी। अब ये हमने क्योंकि एंगल मालूम करना है तो tan इस तरफ आके tan इनवर्स हो जाएगा। तो इसमें देखें कि ये इसको लिखा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू फिर डिवाइड बाय बेस की वैल्यू, फिर tan इस तरफ आगे tan इनवर्स हो गया, फिर tan इनवर्स लिख के आगे ये वैल्यू मैंने एज इट इज़ ही लिखी है, ठीक है ना। फिर कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आ गया। तो एंगल जो होते हैं ना उसको नॉर्मली डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही लिखना चाहिए। तो मैंने आगे फिर हाँ, जब जिसका आंसर आ गया तो ये क्वेश्चन के अंदर से देख के जो इसके फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट सारी दी होगी ना वाट के बाद वाली, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ये जो भी है इक्वल टू ये, इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है। बुक के पीछे 64.5 है, तो ये किसी वजह से ये डिफरेंस है। अलबत्ता आप लोगों ने ज़रूर इसको देखना है। ये बुक्स के अंदर इतनी थोड़ा सा मेरा डिफरेंस आ रहा है डेसिमल्स के अंदर ना। हालांकि पिछले वाले पार्ट में मैंने ये 12.44 लिखा था, वहाँ पे वैल्यू कम साइड पे जा रही थी आंसर। यहाँ पे हालांकि 45 लिखा है, तो फिर भी ये मेरा तो 26 आ रहा है, तो पीछे 64.5 है। तो इसका मतलब है कि ये फ़र्क है। अगर यहाँ पे कम आ रहा है तो वहाँ पे भी हमारा कम होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे किसी पार्ट में इसी वैल्यू के साथ ज़्यादा शो हो रहा है, किसी जगह पे कम शो हो रहा है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला बेहतरी का मामला फरमाए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि 3 सैटेलाइट्स ABC, 3 सैटेलाइट्स हैं जिनके नाम ये उन्होंने यूज़ फॉर GPS नेविगेशन। GPS नेविगेशन बच्चे पूछेंगे क्या होते हैं। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिस तरह हम गूगल मैप हम देखते हैं, मैप से हमें मुख्तलिफ पोजीशन, फासला, लोकेशन पता चलती है, उसके लिए यूज़ होती हैं। और ऑर्बिटिंग द अर्थ के अंदर वो घूम रही हैं तीनों इन सेम प्लेन। द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट A-B इज़ 15 किलोमीटर। A और B का फासला इतना है। इफ़ D इज़ अ हाउस ऑन द अर्थ, ये 3 तो ये हो गया ना ABC, और D क्या है, D उसमें एक हाउस है जो कि ज़मीन के ऊपर है। द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट A एंड B इज़ 15 किलोमीटर इफ़ D इज़ अ हाउस ऑन द अर्थ सच दैट एंगल BAD, B से A से D का जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री का है। एंड ACBD इज़ रोम्बस। इसमें देखिए इनकी तरतीब का ध्यान रखना है। A से C, A से B नहीं है, उन्होंने कहा ABCD नहीं कहा, ACBD इज़ अ रोम्बस। देन अगर ये हो तो फिर हमने ये मालूम करना है A से और A से C का के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है। बाकी भी फिर स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। पहले मैं इसको लेबल करके आपको समझाता हूँ। तो इसमें देखें कि उसी तरतीब के मुताबिक ACBD, जिस तरह के क्वेश्चन के अंदर उन्होंने रोम्बस की तरतीब बताई है, और उन्होंने ये बताया कि A to B जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है, ठीक है। और इसी तरह उन्होंने BAD जो एंगल BAD वो 70 डिग्री है। तो इसकी जो रम्बस की प्रॉपर्टीज़ में ये हो जाता है कि एक तो अपोजिट साइड या इसकी आल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना, रम्बस से, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में भी तो आल साइड इक्वल होती हैं, लेकिन उसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। और रम्बस में और स्क्वायर में डिफरेंस यही होता है कि इसके एंगल, रम्बस के एंगल 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और इसके जो डायगनल्स होते हैं, जो डायगनल्स वो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं। और जहाँ पे दोनों डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ यानी राइट बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल भी बना रहे होते हैं। तो अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70, और अपोजिट एंगल क्योंकि इक्वल होते हैं, ये 70 तो ये वाले दोनों भी 70 होंगे डिग्री। अब इसमें जिस तरह उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन A to C मालूम करना है, तो ये एक ट्रायंगल है ABC। इसके अंदर अगर ये दो एंगल हमें मालूम है, ये वाली साइड भी A से लेके B तक जो 15 किलोमीटर है ये भी हमें मालूम है, तो ये वाला एंगल भी पहले हम मालूम कर लें, क्योंकि ये राइट एंगल यानी कि राइट ट्रायंगल तो है नहीं कि हम डायरेक्टली इसको मालूम कर लें। तो लेकिन पहले हम इसका ये वाला एंगल भी मालूम कर लेते हैं।
तो इसमें आप देखें कि ये साइड और इसका अपोजिट एंगल और ये साइड मालूम करनी है पार्ट 1 में, ये साइड और इसका अपोजिट एंगल, ये दोनों के जो पेयर होते हैं वो हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। अब इन चारों में से हमने जो साइन का जो फार्मूला है वो मैं पहले ना यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको ज़रा वो दोबारा से याद आ जाएगा। तो इसमें ये होता है कि जो साइड और उसके अपोजिट एंगल, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए है, इसको ए कह देते हैं, इसकी अपोजिट साइड ये अल्फ़ा एंगल, और बी के साथ वाला बीटा एंगल और इसके अपोजिट साइड ये गैमा एंगल और इसके अपोजिट साइड। लेकिन इसमें ए अल्फ़ा और इसके अपोजिट साइड तो हमने मालूम नहीं करनी, हमने ये जो बी के अपोजिट साइड और सी के अपोजिट साइड इनको हम ले लेंगे, ठीक है ना। इन चारों में यानी इनके जोड़ियाँ हमारे पास होनी चाहिए। इसके अंदर बी के अपोजिट साइड जो बी है ये हमने मालूम करनी है, बाकी ये तीनों की वैल्यू हमारे पास है, इसको हम लेंगे, इन तीनों की वैल्यू रिप्लेस करके इनको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास बी यानी कि बी के अपोजिट साइड जो बी है ना, यानी जो ए सी, बी के अपोजिट साइड को बी साइड बोलते हैं ना फार्मूले के अंदर, तो इसका यानी कि ये वाली साइड हम मालूम कर लेंगे। पहले ये फार्मूला लिख के इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करते हैं। अब इसमें देखें बी के अपोजिट साइड जो बी है, ठीक है ना, उसका नाम था ए सी, उसकी जगह पे ए सी आ गया, और इसका जो एंगल था 70 डिग्री, तो साइन बीटा आ गया 70 डिग्री। और सी साइड कौन सी है, सी के अपोजिट साइड वो है हमारी ए बी, ठीक है ना, ए बी साइड है, यहाँ पे ए बी आ जाएगा, और इसका एंगल था जो गैमा जो सी के साथ वाला होता है 40, तो साइन 40। अब इनकी जगह पे ए बी की वैल्यू आ जाएगी 15 और इसको उधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ए बी की वैल्यू 15 थी। तो इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करना है 15 फिर कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई साइन 70 फिर डिवाइड बाय साइन 40, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 21.93, ठीक है ना, 91.92 समथिंग आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करें तो 93, क्योंकि इसका जो यूनिट था किलोमीटर्स में था तो ये भी किलोमीटर्स में आ गया। तो इसकी एक साइड ये आ चुकी है 21.93। तो अगर रंबस है इसकी आल साइड इक्वल होती हैं, अगर एक साइड जो भी आई है, जो भी आंसर है ना एक साइड का, तो बाकी तमाम साइडों की लेंथ भी यही होनी है, क्योंकि रंबस उन्होंने खुद बताया ना, तो इसकी फिर आल साइड इक्वल होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया भी है, यहाँ मैंने लिख भी दिया आल साइड ऑफ रंबस आर इक्वल, सो इसकी जो एक साइड है ए सी, दूसरी साइड सी बी, या यहाँ से मैंने इसको लिखा ए बी सी बी या बी सी बी डी या ए डी, ठीक है, बी डी डी ए या ए डी, जैसे मर्जी कह लें इनको, तो ये सारी साइड्स इसी साइड के इक्वल हैं क्योंकि आल साइड इक्वल होती हैं। तो सेकंड पार्ट में उन्होंने डिस्टेंस बिटवीन बी डी कहा था, तो बी डी भी उसी साइड के ही एक साइड है क्योंकि, तो ये भी उसी साइड के इक्वल है, तो सेकंड पार्ट का बेटा ये आंसर आ गया। अब इसके थर्ड पार्ट में क्योंकि सी और डी का जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है, इसी वाली डायग्राम को मैं दोबारा यहाँ पे बनाया है। तो इसमें जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये मैं स्टार्टिंग में बताया था कि एक दूसरे को ये बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी इस डायगोनल ने इसको हाफ हाफ किया और साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाया, ने इसको हाफ हाफ भी किया। अगर ये टोटल लेंथ ए और बी की 15 है, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ई का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए से लेके ई तक फासला है वो 15 का हाफ कर लें, हो जाएगा 7.5 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 किलोमीटर है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें देखें कि हमें दो साइड इसकी मालूम है, तो अगर हम ये तीसरी साइड मालूम कर लें, ठीक है ना, हमने मालूम तो सी से लेकर डी तक मालूम करना है ना, अगर हमें ये हाफ फासला मालूम हो जाएगा इजी फार्मूला से ही, जो पाइथागोरस थ्योरम से, तो जो भी आंसर आएगा उसका हम डबल कर लें, ठीक है ना, वो भी हो जाएगा। नहीं तो इसमें जो कॉज, क्योंकि इसमें दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, अगर ये सिचुएशन हो यानी कि ये केस हो, तो हम इसमें जो कॉज का लॉ ऑफ कॉज है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी ज़रा और ईजी हो जाएगा। तो हम इसमें क्योंकि सी से ई तक का फासला मालूम कर लेंगे, जो ये आएगा उसका डबल कर देंगे, तो हमने सी डी मालूम करना है, तो वो हमें आराम से मालूम हो जाएगा।
तो इसमें जो pythagoras थ्योरम में जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट उसकी साइड ही लिख दी है, यानी ये 90 की अपोजिट साइड थी, ये इसका हाइपोटेन्यूज था ए सी स्क्वायर, बाकी एक ए ई साइड है, दूसरी सी ई साइड है, ठीक है ना, जो इसमें एक परपेंडिकुलर हो जाएगी, एक बेस हो जाएगी। इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दी क्योंकि सी ई हमने मालूम करना है, ये वाला, ये पॉजिटिव भी है, ये रह गया इधर ही, तो ये पॉजिटिव का उधर ले गए। तो आपने कैलकुलेटर से चाहे इसको सॉल्व करके फिर इनको कर लें, या डायरेक्ट इसका स्क्वायर -7.5 स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा, यानी कि माइनस कर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये फिर भी आंसर यही आ जाएगा। आगे इसका क्योंकि हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर ख़त्म होगा स्क्वायर रूट से, अब यहाँ पे दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 पॉइंट ये 60 आता है तकरीबन 60। तो ये तुम्हारा फासला आ गया यहाँ से सी से लेके ई तक, ये भी 20.60 है, ये भी 20.60 है, क्योंकि हमने मालूम करना था टोटल सी डी का डिस्टेंस मालूम करना था। इसी तरह सी से लेके ई तक प्लस ई से लेके डी तक, इन दोनों को यानी कि इसको प्लस ये करेंगे तो ये दोनों का इक्वल, तो ये आ जाएगा तकरीबन 41.20 कह लें किलोमीटर। तो ये सी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो ये है, तो ये भी इसका आंसर आ गया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।